वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने समझा था कि द्रव्यमान केंद्र की फिजिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। एक बार उसको वापस देखते हैं कि हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र के लिए एक कंडीशन फाइंड आउट की थी, वो थी समेशन i इजिकल टू 1 to n mi RCI इजिकल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है द्रव्यमान केंद्र के लिए, ठीक है। और ये कंडीशन जब फुलफिल हो रही थी तभी आपने कहा था कि जो आपका पॉइंट C था वो किसके बराबर हो रहा था, वो आपके RCM के बराबर हो रहा था। ये चीज सारी आपको पता है। और जितने भी मेजरमेंट्स हमने किए थे वहां पर हमने ये समझा था कि आप दो अलग अलग जगहों से मेजरमेंट कर रहे हो। एक तो था आपका निर्देश तंत्र और एक था आपका पॉइंट C। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसे लिखते हैं वो देखा था, द्रव्यमान केंद्र का वेग कैसे लिखते हैं वो भी सब कुछ देख लिया था। और लास्ट में आपने एक कंक्लूसिव निष्कर्ष भी निकाला था। इस प्रकार से आपके पास एक एक्सप्रेशन आया था MVCM इजिकल टू P, अगर आपको याद हो तो। और वहां पर आपने कहा था कि यदि किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो बाह्य बल नहीं लग रहा है तो P कांस्टेंट था, और P कांस्टेंट है तो VCM भी कांस्टेंट है। ये चीज हम लोगों ने सीख ली थी। अब आज हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत आपके आगे काम आने वाला है और उससे रिलेटेड जो बड़े क्वेश्चंस बनेंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको समझेंगे। तो वो टॉपिक है आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। मैं यहां बताता हूं आपको, आगे मैंने डेफिनेशन लिखी है पूरी। हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने निर्देश तंत्र क्या होता है वो समझ रखा अच्छे से। निर्देश तंत्र को अगर बिल्कुल सामान्य शर्त में बताना हो तो निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां से खड़े होकर के आप मेजरमेंट कर रहे हो। आप लोगों ने इस तरह के डायग्राम बनाए होंगे, ठीक है ना। ये O था, कोई घटना या घट रही है, उसकी आपने स्थिति प्राप्त कर ली, फिर वेग संवेग सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब यहां पर देखो दो शब्द आपके बार बार काम आएंगे, मैं बताता हूं। देखो एक शब्द आपके बार बार काम आएगा, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। अभी तक ये शब्द आपने काम में लिया नहीं, लेकिन अब आएगा प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, ठीक है। जिसको आप शॉर्ट में आगे हमेशा क्या लिखोगे, L फ्रेम लिखोगे, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये याद रखना, क्या लिखोगे, L फ्रेम। और एक दूसरा शब्द आपके काम में आएगा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, ठीक है। जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, CM फ्रेम। क्या लिखोगे, CM फ्रेम। तो प्रचलन में दो शब्द चलेंगे, L फ्रेम और CM फ्रेम। तो सबसे पहले हमें समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, आप सपोज करो ये आपके पास कोई एक बहुकण तंत्र है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, जो n कणों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। n कणों से मिलकर बना है, खूब सारे इस प्रकार के इसमें पार्टिकल है, n पार्टिकल है, इन सब से मिलकर के ये बहुकण तंत्र बना है। अब इस पूरे सिस्टम की अगर मुझे स्टडी करनी है, स्टडी मतलब इसमें हर कण की क्या स्थिति है, ठीक है, इसका वेग कितना है, इसका संवेग कितना है, वही तो इसकी स्टडी कहलाती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक स्थान पर मुझे निर्देश तंत्र को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ये चीज तो हम अच्छे से जानते हैं, हमने पहले भी ऐसे ही किया था। कोई घटना घट रही है तो उसका अध्ययन हम कहां से करते हैं, किसी एक निर्देश तंत्र से करते हैं। अब ये जो निर्देश तंत्र आपने बनाया है, घटना कहीं घट रही है किसी निकाय की और यहां से आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये जो निर्देश तंत्र कहलाता है, इस निर्देश तंत्र को हम कहते हैं L फ्रेम। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, L फ्रेम। जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो वो आपका है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला का सिंपल सा मतलब है कि जहां पर खड़े होकर के आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो वो आपकी प्रयोगशाला होगी। तो इस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, L फ्रेम। तो अब अगर L फ्रेम ये है तो फिर CM फ्रेम क्या है उसको आप समझिए। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इसके अंतर्गत एक पॉइंट कोई भी C होगा, हमने पहले डिस्कस किया है, और ये C CM भी बनेगा। कब, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो मान लीजिए कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस स्थिति में जो आपका ये पॉइंट C है वो क्या हो गया, CM में कन्वर्ट हो गया। किसमें, CM में। अब एक तो आप क्या करो, जैसे मान लो ये कोई I वा कण है यहां पर, सपोज करो, तो एक डिस्टेंस तो आप निकाल रहे हो क्या, ये वाली, जिसको आपने क्या कहा था, RI कहा था। एक डिस्टेंस अगर आप मान लीजिए यहां से निकालते हो तो उसको आपने पहले क्या कहा था, RCI कहा था, जब हम CM की बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये पॉइंट CM हो गया तो ये डिस्टेंस होगी एक तरह से RCI या RCMI, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए दो तरह के मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट तो आप यहां से भी कर सकते हो और एक मेजरमेंट आप यहां से भी कर सकते हो। तो यहां से जब कर रहे हो वो तो कहलाएगा आपका L फ्रेम। और अगर आप अपने निर्देश तंत्र को उठा करके द्रव्यमान केंद्र पर स्थापित कर दो, यानी अब जो भी मेजरमेंट आप करोगे, जो भी डिस्टेंस आप निकालोगे, जो कुछ भी गणना करोगे, अगर मैं यहां पर कोई निर्देश तंत्र स्थापित कर देता हूं इस तरह से, किस पर,
इस पॉइंट सीएम पर, और सारे मेजरमेंट अगर मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं डिस्टेंस भी देख रहा हूं तो यहां से देख रहा हूं सब कणों की, ठीक है ना, अगर मैं वेग भी निकाल रहा हूं तो यहीं से निकाल रहा हूं, त्वरण निकाल रहा हूं तो यहीं से निकाल रहा हूं। तो अगर आपने अपने मेजरमेंट को सीएम पर शिफ्ट कर दिया, सेंटर ऑफ मास जो आपका है वहां पर शिफ्ट कर दिया, जितने भी मेजरमेंट है, यानी आपका मूल बिंदु एक तरह से यहां स्थापित हो गया, तो उस स्थिति में जो निर्देश तंत्र कहलाएगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाएगा। बहुत सिंपल निर्देश तंत्र, जहां से मेजरमेंट कर रहे हो, अगर आप किसी निकाय के बाहर कहीं से कर रहे हो तो एल फ्रेम हो गया, और उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर खड़े होकर के अगर मेजरमेंट कर रहे हो, खड़े होने का मतलब जाके खड़ा नहीं होना है, आपको वहां पर मूल बिंदु को स्थापित कर देना है। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये कहलाएगा आपका सीएम फ्रेम। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आगे काम आएगी, क्योंकि आगे हम जो भी अध्ययन करेंगे ना अभी, तो आप कोई मान लीजिए हमें कणों की टक्कर का अध्ययन करना है, तो एक तो अध्ययन आप एल फ्रेम में करोगे, एक अध्ययन आप सीएम फ्रेम में करोगे, और आप दोनों में फर्क महसूस करोगे कि कई ऐसी घटनाएं होगी जो सीएम फ्रेम में बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के अर्थ आपको पता चल गए होंगे। आगे मैंने सीएम फ्रेम की एक डिटेल डेफिनेशन लिखी है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, यदि किसी निर्देश तंत्र को किसी बहुकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाए तो ऐसा निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। मान लीजिए ये कोई बहुकण तंत्र है, ये इसका कोई पॉइंट है, क्या ये इसका पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, और आपने कोई निर्देश तंत्र यहां पर इस तरह से जोड़ दिया, ये ठीक है ना, ये कोई निर्देश तंत्र आपने यहां पर जोड़ दिया, तो ये जो आपका निर्देश तंत्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सीएम फ्रेम कहलाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। कहने का मतलब है द्रव्यमान केंद्र से अगर आप कोई भी मेजरमेंट करोगे तो उस स्थिति में जो निर्देश तंत्र है वो आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्लियर है? अब एक चीज आपको पता है, आप लोगों ने एक डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये तो था आपका क्या? एल फ्रेम, ये था आपका एल फ्रेम, और आपने एक डिस्टेंस देखी थी यहां से यहां तक की, अगर आपको याद हो तो वो क्या थी? आरसीएम थी, याद हो तो, ठीक है ना। और आरसीएम को हमने क्या कहा था? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किसके सापेक्ष? वहां तो हमने वर्ड लिखा था निर्देश तंत्र के सापेक्ष, लेकिन अब वो क्या हो गया? एल फ्रेम हो गया। उस निर्देश तंत्र को हम क्या कह रहे हैं? एल फ्रेम। तो आरसीएम क्या है? एल फ्रेम के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब आपने निर्देश तंत्र को उठा करके यहीं पर शिफ्ट कर दिया, तो मुझे बताइए आरसीएम का मान क्या होगा? अगर ये उठ करके यहां आ गया तो उस स्थिति में तो आपका आरसीएम एक तरह से क्या हो गया? जीरो हुआ कि नहीं हो? मुझे बताओ भाई, जीरो हो गया। ये उठा के यहां रख दिया तो चीज जीरो हो गई। तो इस स्थिति में सीएम फ्रेम में आरसीएम जीरो होता है, और अगर आरसीएम जीरो है तो आप लोगों को पता होगा वीसीएम भी क्या होगा? जीरो होगा। और अगर वीसीएम जीरो है तो एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? एम वीसीएम इज इक्वल टू पी। तो वीसीएम जीरो है तो यहां से पी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है उसका एक नाम और भी होता है, क्या? शून्य संवेग निर्देश तंत्र। कई बार पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन जब आता है तो उसमें पूछते हैं कि शून्य संवेग निर्देश तंत्र से आप क्या समझते हैं या क्या होता है? तो इसको आप क्या कहोगे? शून्य संवेग निर्देश तंत्र, जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप चाहे जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहिए या सीएम फ्रेम कहिए, दोनों एक ही बात है। इस चीज को भी मैंने आगे लिखा है, आप देखिए मैंने क्या लिखा है। इस स्थिति में आरसीएम जीरो, जिससे वीसीएम जीरो, और चूंकि एमवीसीएम इज इक्वल टू पी, इसलिए वीसीएम जीरो तो पी भी जीरो। तो अतः द्रव्यमान के निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पूछी जा सकती है। अगर 50 वर्ष में आपसे पूछ लिया कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को समझाइए, तो आपको वो डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में आपको यहां तक ला करके छोड़ना है और आपको बताना है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को हम शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इस यूनिट में या इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है वो है हमारा दो कणों की टक्कर, कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है ना, या टू बॉडीज, जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो पहले। इस प्रकार से आप लोगों ने डायग्राम बनाए होंगे, आपको याद हो तो। यहाँ पर दो पार्टिकल है, टक्कर से पूर्व, टक्कर के पश्चात, इनके वेग हम लोग निकालते हैं। हम लोगों ने निर्देश तंत्र के अंतर्गत भी पढ़ा है जब गैलीलियन रूपांतरण पढ़ा था। तो अब आपको इसकी स्टडी करनी है पूरी। स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा कि इनकी एक तो फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करनी है और भी जो निष्कर्ष निकल सकते हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये टक्कर होती क्या है, और उसके पश्चात इस टक्कर का अध्ययन हम क्या करेंगे। अब हमारे पास दो निर्देश तंत्र है, कौन कौन से? एक एल फ्रेम और एक सीएम फ्रेम। तो उस टक्कर का अध्ययन हम पहले एल फ्रेम में करेंगे, जो हम पहले करके आ चुके हैं, फिर भी यहाँ डिटेल में करेंगे, और दूसरा इसी टक्कर का अध्ययन हम सीएम फ्रेम में करेंगे, और दोनों में निष्कर्ष आपको अलग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखो, निर्देश तंत्र बेसिकली क्या है?
आपके देखने का नजरिया। अगर आपने अपने देखने का नजरिया बदला तो रिजल्ट्स या जो निष्कर्ष है वो भी निश्चित रूप से बदलेंगे। तो हमें वो चेक करना है कि दोनों में क्या क्या रिजल्ट्स में डिफरेंस आ रहा है, और फिर आगे की घटनाओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब सबसे पहले बात की जाए अगर टक्कर की, तो आप लोग खुद एक बार सोचिए कि टक्कर को आप कैसे डिफाइन करोगे। क्या टक्कर में ये जरूरी है कि दो कण आपस में आकर के टकराएं? क्या उनका कांटेक्ट में आना जरूरी है या नहीं है? अगर आपसे सिंपल सी बात पूछी जाए तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि हाँ टक्कर है तो कांटेक्ट में आना जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप ध्यान रखिए एक चीज, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसकी सहायता से नाभिक की खोज हुई थी। तो वहां पर हम क्या देखते थे कि यहाँ पर आपका एक गोल्ड का फॉइल थी, ठीक है ना, स्वर्ण नाभिक, और यहाँ से आपके अल्फा पार्टिकल चल रहे थे। आपने देखा था इस प्रकार से आते हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से मुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से वापस घूम करके आ जाते हैं, कुछ और ऐसे निकलते हैं। इस तरह की सिचुएशन देखी थी। तो ऐसा कभी नहीं देखा कि ये जो नाभिक है जो कि आपका सॉरी इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज और ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, तो जब इन दोनों को पास ला रहे हो है तो दोनों कण ही पॉजिटिव चार्ज, तो ये कभी टच नहीं होंगे। जैसे इसके प्रभाव क्षेत्र में आएंगे तो उससे क्योंकि समान आवेश है तो वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, तो इस प्रकार से वो दूर निकल जाएंगे। तो जब आवेशित कणों की बात करते हैं तो आवेशित कणों की जब टक्कर की बात करेंगे तो वहां जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आए। इसका मतलब एक सिंपल सा मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे को अगर प्रभावित कर रहा है उसकी गति को, उसकी दिशा को, तो वो प्रभावित करना ही क्या कहलाता है, टक्कर कहलाता है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो टक्कर में कांटेक्ट में आना कोई जरूरी नहीं है, कांटेक्ट में आ भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कांटेक्ट में आए तो ही टक्कर होगी। तो मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिखी, इसको आप पढ़िए आराम से। देखो हमारी हेडिंग है कणों या पिंडों की टक्कर। डेफिनेशन क्या लिखी है, जब दो कण या पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो निकट आने पर उनमें पारस्परिक अन्योन्य क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया में वो टच भी हो सकते हैं और एक दूसरे को बिना टच किए भी प्रभावित कर सकते हैं। अन्योन्य क्रिया होती है जिसके कारण उनकी गति, संवेग तथा ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, और यह क्रिया ही क्या कहलाती है, टक्कर कहलाती है। टकराएंगे तो निश्चित रूप से गति, संवेग, ऊर्जा में तो परिवर्तन होगा ही होगा। और वर्ड क्या काम में लोगे, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया। पारस्परिक अन्योन्य क्रिया में ऑटोमेटिकली छिपी हुई चीज है कि वो संपर्क में भी आ सकते हैं और बिना संपर्क में आए भी एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन क्वांटिटीज में परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर वो टक्कर नहीं, इसका मतलब वो प्रभाव क्षेत्र में आई ही नहीं। तो ये है आपकी टक्कर। अब हम लोगों ने कई बार टक्कर के प्रकार भी पढ़े होंगे, आपने दो तरह के नाम सुने होंगे, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। तो ये जो विभाजन होता है वो बेसिकली कुछ संरक्षण नियम होते हैं कुछ संरक्षण नियम होते हैं, उनके आधार पर हम करते हैं। तो यहां पर मोटे तौर पर हमें इस विभाजन को देखना है। तो देखो मैंने यहां लिखा है, संरक्षण नियमों के आधार पर टक्कर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रत्यास्थ टक्कर जिसको हम इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं, और दूसरी अप्रत्यास्थ टक्कर जिसको हम इनइलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। तो प्रत्यास्थ टक्कर में कौन कौन सी राशियां सुरक्षित रहेगी, तो प्रत्यास्थ टक्कर में देखो, एक तो संवेग, एक आपकी गतिज ऊर्जा और एक आपकी कुल ऊर्जा, वह कुल ऊर्जा, ठीक है ना। ये तीनों क्या रहती है, संरक्षित रहती है, याद रखना प्रत्यास्थ टक्कर में। और जब हम अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करेंगे तो यहां पर देखो, संवेग और कुल ऊर्जा तो रहेगी आपकी, कुल ऊर्जा संरक्षित, जबकि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिक डिफरेंस आपको केवल और केवल कहां मिलेगा, गतिज ऊर्जा में, ठीक है ना, क्योंकि संवेग और कुल ऊर्जा तो आपकी दोनों ही प्रकार की टक्कर में सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर जिस टक्कर में गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रह रही है तो वो तो हो जाएगी अप्रत्यास्थ टक्कर, और जिस टक्कर में गतिज ऊर्जा भी सुरक्षित रह रही है वो हो जाएगी आपकी प्रत्यास्थ टक्कर। तो हम बेसिकली यहाँ पर प्रत्यास्थ टक्कर का ही अध्ययन करेंगे। और ये संरक्षण का सिंपल सा मतलब क्या है, आप लोग अच्छे से जानते हो। संरक्षण का मतलब होता है कि इन राशियों का जो मान है, क्योंकि टक्कर हो रही है तो एक घटना टक्कर से पूर्व घट रही है और एक घटना टक्कर के पश्चात घट रही है। और घटना का मतलब उस पूरा का, दो कण है तो दोनों कणों की संयुक्त रूप से उस घटना को नाम देंगे, टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात। तो टक्कर से पूर्व अगर कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग बराबर, तो हम कह देंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा अगर बराबर, तो उसको हम कह देंगे गतिज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, बहुत बेसिक सी चीज है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चीजें देखो बहुत आसान है।
मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताते हुए चल रहा हूं। अगर आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना एक एक चीज को, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ पूरे नोट्स आपके बन रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया, नोट्स में आपकी कोई समस्या नहीं आएगी, हर चीज बोर्ड पर लिखी हुई है। आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, एकदम आराम से, ठीक है ना, चीजों को सुनिए। एक बार सुना पहले, जितना समझ में आया उतना अच्छा है, फिर आराम से नोट किया, फिर दूसरी बार और सुन लिया। कितना बढ़िया है इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट कि कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आई तो आप 2 बार 3 बार सुनिए। समझ में नहीं आए ऐसा तो होगा ही नहीं। हो सकता है किसी को 1 बार में आ जाए, किसी को 2 या 3 बार में आए, लेकिन आएगा जरूर। तो आप इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लीजिए। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 कणों की जो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, जो एक कॉमन टक्कर का टॉपिक होता है, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो देखो मैंने यहां पर लिखा है 2 कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स। अब मैंने वही बताया कि अब इन घटनाओं को हम 2 अलग अलग निर्देश तंत्र में अध्ययन करेंगे। तो पहले तो करेंगे एल फ्रेम में, जो हमारा एल फ्रेम, जो भी निकाय है उसके बाहर की तरफ कोई अगर निर्देश तंत्र बनाते तो वो कहलाता है एल फ्रेम। और अगर हम उस निकाय के सेंटर ऑफ मास पर ही जाकर के क्या कर दें, निर्देश तंत्र बना दें, तो वो कहलाता है आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सबसे पहले हम एल फ्रेम में करेंगे। तो एल फ्रेम में करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा कि टक्कर को आप किस तरह से दर्शाओगे। तो टक्कर की सिचुएशन कैसी है, देखो आप एक बार, ये आपके पास 2 कण है, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, टक्कर से पूर्व इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है। ये कोई वापस द्रव्यमान टक्कर के पश्चात स्थिति हो गई, ये m1, ये m2, टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 और v2 है। ये सिचुएशन है आपकी टक्कर से पूर्व। कब है, टक्कर से पूर्व। और ये सिचुएशन है आपकी टक्कर के पश्चात, ठीक है। और इस पूरी घटना को हम कहां से देख रहे हैं, इस पूरी घटना को हम देख रहे हैं यहां से, कहीं से। ये आपका है कोई निर्देश तंत्र और ये है आपका एल फ्रेम। अब यहां से देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आप u1, u2, v1, v2, ये कहां से आएंगे, r1, r2, r1, मतलब इसके स्थिति सदिश और इसके सदिशों के समय के सापेक्ष अवकलन से आएंगे। तो वो सारे मेजरमेंट आप कर कहां से, एल फ्रेम से करो। याद रखना है u1 किसके सापेक्ष निकाला आपने, एल फ्रेम के सापेक्ष निकाला है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एल फ्रेम के सापेक्ष इन राशियों का मान निकाला जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर है तो इस घटना के लिए हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लगाएंगे और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी लगाएंगे और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट को प्राप्त करेंगे और देखेंगे उस रिजल्ट का क्या उपयोग है, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो देखो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है या डायग्राम बनाई, उसको मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है, वो आप नोट कर लीजिए। क्या लिखा है, माना m1 व m2 द्रव्यमान के 2 कण हैं जिनके टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः u1 व u2 तथा v1 व v2 है। यदि इन कणों के बीच प्रत्यास्थ टक्कर हो तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से आप क्या लिख सकते हो, टक्कर से पूर्व कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग। याद रखना m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। पहले का पहले के बराबर हो जरूर नहीं, टक्कर से पूर्व दोनों का योग और टक्कर के पश्चात दोनों का योग बराबर होंगे। कब, संवेग संरक्षण के सिद्धांत में, ठीक है। तो अब यहां से देखो कुछ हम लोग चीजें देख लेते हैं, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको मैं यहां बता देता हूं आपको। तो अब देखो हमने ये लिख दिया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब इसकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर देखो मैं m1 को एक तरफ रखता हूं, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, u1 माइनस v1, ये v1 इधर आ गया और ये हो जाएगा m2 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर है, बस अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फिर अगला मैंने लिखा है गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, तो टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, m1 को एक तरफ करता हूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और ये मेरे पास हो गया m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो, देखो m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 और ये हो गया m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे डिवाइड करोगे तो m1 m2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर एक टर्म है u1 माइनस v1 और v2 माइनस u2, तो यहां पर भी इधर टर्म है u1 माइनस v1 और v2 माइनस u2, तो ये भी सारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लिखिए यहां पर समीकरण 2 डिवाइड 1 से, तो पद केवल बचेगा ये और ये। तो देखो आप लिखिए u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा आपके, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं, देखो
u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1। इस टर्म को आप देखिए आराम से, मैंने क्या किया, इस u1 को इधर ले गया तो u2 माइनस u1, ये v2 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो मैंने माइनस कॉमन लेके v2 माइनस v1 लिख दिया, तो बात वो की वही है। अभी मैंने ऐसा क्यों किया है उसको आप देखिए, बस लास्ट निष्कर्ष यही है। ये u2 माइनस u1 क्या है, u2 माइनस u1 है पहले का दूसरे के सापेक्ष वेग, और v2 माइनस v1 क्या है, पहले का दूसरे के सापेक्ष वेग। ये है टक्कर से पूर्व सापेक्षिक वेग और ये है टक्कर के पश्चात सापेक्षिक वेग। सापेक्षिक का मतलब क्या हो गया, एक के बारे में जानकारी है और उसके सापेक्ष आप जब दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो तो उसको हम रिलेटिव कैलकुलेशंस कहते हैं। तो u2 माइनस u1 हो जाएगा दूसरे का पहले के सापेक्ष वेग टक्कर से पूर्व, और ये हो जाएगा टक्कर के पश्चात। तो दोनों के देखो सापेक्षिक वेग दोनों बराबर है, चाहे टक्कर से पूर्व हो चाहे टक्कर के पश्चात हो, लेकिन अंतर क्या है, दिशा उत्क्रमित होगी। मान लो सपोज करो सापेक्षिक वेग टक्कर से पूर्व अगर ऐसे है, जो भी उनका परिमाण है 10 मीटर पर सेकंड जो भी है, तो टक्कर के पश्चात उनकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना, टक्कर के पश्चात सापेक्षिक वेग की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। और सापेक्षिक वेग हम निकालते कैसे, मान लीजिए टक्कर से पूर्व एक कण 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, दूसरा 12 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो सापेक्षिक वेग हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिए स्पष्ट रूप से, आप लिखिए स्पष्ट है कि प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के सापेक्षिक वेग परिमाण में अपरिवर्ती रहते हैं, जबकि उनकी दिशा उत्क्रमित हो जाती है, जबकि उनकी दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ये कई बार पूछते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के सापेक्ष वेग परिमाण में अपरिवर्ती जबकि दिशा में उत्क्रमित हो जाती है। तो आपको इस प्रकार से पूरा करना है। अब देखिए यहां तक ये कैलकुलेशन हो गई। अब लास्ट कैलकुलेशन क्या होगी कि यहां पर देखो कणों के द्रव्यमान आपको पता होंगे, प्रारंभ में वो किस वेग से गति कर रहे हैं वो भी आपको पता है। तो अननोन क्वांटिटी क्या है, अननोन क्वांटिटी है आपकी v1 एंड v2 जो कि कणों के अंतिम वेग हैं। तो आपको ये जितने भी समीकरण आपने निकाली है इन सब समीकरणों से कैलकुलेशन करके आपको v1 v2 के मान निकालने हैं। और v1 v2 अननोन क्वांटिटी है तो इनके मान आप किस में निकालोगे, नॉन क्वांटिटी में। तो v1 v2 के मान आप निकालोगे m1 m2 और u1 u2 के पदों के रूप में। तो वो कुछ कैलकुलेशंस है, अब आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा उनको याद रखिए। ये मैंने लिख दिया सीधा, देखो टक्कर के पश्चात कणों के वेग। अभी थोड़े हो सकता है बड़े बड़े दिखे तो कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएंगे, लेकिन याद करना बहुत सिंपल है। देखो v1 जब निकालेंगे तो देखो नीचे तो हमेशा m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2, यहाँ u1 u2 u1 u2। अंतर क्या होगा, जब v1 निकालोगे तो पहले m1 माइनस m2 फिर 2m2, और जब v2 निकालोगे तो पहले 2m1 और m2 माइनस m1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है विशेष रूप से। ये क्या है, टक्कर के पश्चात कणों के अंतिम वेग के लिए व्यंजक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे आप हमें एक एप्लीकेशंस देखेंगे, वो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो आपको ये चीजें पता चल गई, आप निकाल के देख लीजिएगा, उन समीकरणों से मिल जाएंगे, और नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए। याद करना बहुत आसान, बता दिया। फिक्स पैटर्न देख लीजिए और क्या चेंज करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने निकाली टक्कर के पश्चात कणों के अंतिम वेग। अब इसमें क्या है, कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस क्या है कि मान लीजिए अगर m1 बराबर m2 हो, तब मुझे बताओ क्या सिचुएशन होगी। अगर इन केस में मैं m1 बराबर m2 लिखता हूं तो ये 0 हो गया और यहां पर ये 0 हो गया, तो पीछे क्या बचा 2m2। चूंकि m1 बराबर m2 तो उसको मैं m कह देता हूं, तो 2m अपॉन 2m, तो वो कैंसिल, तो बच गया u2। तो मुझे बताओ इस केस में जो आपका v1 है वो किसके बराबर आ गया, u2 के, और जो v2 है वो किसके बराबर आ गया, u1 के, क्योंकि यहां पर ये 0 और यहां पर ये 0। पता क्या हुआ, देखो हुआ क्या है, इसका क्या निष्कर्ष निकला कि मान लीजिए जब ये सिचुएशन होगी, यानी दो समान द्रव्यमान के कणों के बीच जब प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो टक्कर के पश्चात कणों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। यानी टक्कर से पूर्व पहला कण जिस वेग से चल रहा है, अब टक्कर के पश्चात दूसरा कण उस वेग से चलेगा, और टक्कर से पूर्व दूसरा कण जिस वेग से चल रहा है, टक्कर के पश्चात पहला कण उस वेग से चलेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है जो मैंने आगे लिखा भी है। ये देखो विशेष स्थिति जब m1 बराबर m2 हो तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1। यानी टक्कर के पश्चात कणों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। आप लिख लीजिए इस स्थिति में
टक्कर के पश्चात कणों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। परस्पर मतलब जो पहले कण का वेग था अब वो टक्कर के पश्चात दूसरे कण का हो गया, और जो दूसरे कण का वेग था वो टक्कर के पश्चात पहले कण का हो गया। अब ये जो आपने स्पेशल केस लिया है ना, ये स्थिति, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को आप ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने नाभिकीय रिएक्टर का नाम सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। क्या होता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसकी जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, उस पर आधारित एक ये डिवाइस है जो एनर्जी जनरेशन, ऊर्जा के उत्पादन में काम आती है। जब नाभिकीय रिएक्टर की आप संरचना को पढ़ते हो, छोटी क्लासेज में आप पढ़ के आए हो, क्लास 11, 12 या 9, 10 जहां पर भी, तो वहां पर हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि तेज गति के न्यूट्रॉन क्या आते हैं, तेज गति या तीव्र गति के न्यूट्रॉन, तेज गति न्यूट्रॉन, ये क्या करते हैं, जो यूरेनियम 235 होता है उससे क्या करते हैं, टक्कर करते हैं और इसको दो भागों में तोड़ देते हैं और वापस से 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। ये तीव्र गति के होते हैं। और वहां पर हम एक कंडीशन पढ़ते हैं क्या, कि आपको देखो, अगर जो श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला मतलब एक बार चेन शुरू होगी तो वो लगातार चलती रहे, तो दो तरह की श्रृंखला अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नियंत्रित, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक पढ़ते हैं अनियंत्रित। तो जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है उससे तो परमाणु बम बनता है, तो वो हमारे कोई काम की नहीं है। हमें पढ़नी है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है कि जब ये अभिक्रिया शुरू होगी तो आगे जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये न्यूट्रॉन तीव्र गति के, तो आपको करना क्या है, इन न्यूट्रॉनों के वेग को क्या करना है, कम करना है, बिल्कुल उतरा करना है, जिससे कि ये अभिक्रिया नियंत्रित हो सके। आप जब चाहो तब उसको रोक सको, ऐसा नहीं उसको बिना रोके आप आगे बढ़ाते रहो। तो एनर्जी जनरेशन के लिए आपकी जो श्रृंखला अभिक्रिया वो कैसी होनी चाहिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होनी चाहिए। और उसके लिए क्या है, जो तीव्र गति के न्यूट्रॉन है उसको आपको उसके वेग को कम करना पड़ेगा, और उसके वेग को कम करने को हम कहते हैं मंदन, यानी उसको मॉडरेट करना है स्पीड को। जो फास्ट स्पीड है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, उसको आपको मॉडरेट स्पीड में कन्वर्ट करना है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसके लिए हम मंदक पदार्थ काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, मंदक पदार्थ, जिसको हम कहते हैं मॉडरेटर। ये इसकी संरचना में हम पढ़ते हैं। तो अब होगा क्या, देखो मंदक पदार्थ, ये तो आपको मंदक पदार्थ का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मंदक पदार्थ करता क्या है कि जो तीव्र गति के न्यूट्रॉन होते हैं उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो अब मेन प्रश्न आता है कि ये मंदक पदार्थ हम कैसा लें, इसका चयन हम किस प्रकार से करें। तो इसके चयन में इस कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूं, आगे मैंने पूरी लिखी है। अब देखिए, न्यूट्रॉन है, आपको एक चीज पता है कि ये केस क्या कहता है, ये केस कहता है कि अगर दो समान द्रव्यमान या लगभग समान द्रव्यमान के पिंडों में टक्कर हो तो उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। तो मान लीजिए एक तो आपके न्यूट्रॉन है जो तीव्र गति से आ रहा है, और एक आप यहां पर क्या है, मॉडरेटर, या इसको आप मंदक लिखिए। ये दो कण है, ये स्थिर है, हल्की सी वेग से गति से, एक तरह से स्थिर मान लीजिए, ठीक है ना। अब जब इन दोनों में टक्कर होगी और अगर इन दोनों के द्रव्यमान बराबर है तो होगा क्या, न्यूट्रॉन मंदक के वेग से चलने लग जाएगा और मंदक न्यूट्रॉन के वेग से चलेगा। अब मंदक किस वेग से चलता है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट क्या है कि जो न्यूट्रॉन है इसके वेग को हमें कम करना है। अगर इन दोनों के द्रव्यमान बराबर है तो दोनों के वेग परस्पर बदल जाएंगे इस केस में, और वेग परस्पर बदल गए तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, आपका मंदित हुआ कि नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन यहां पर लागू हो रही है। अब ये सिचुएशन अगर नहीं होती, ये सिचुएशन अगर नहीं होती तो जरूरी नहीं न्यूट्रॉन का वेग मंदक पदार्थ के वेग के बराबर हो या न्यूट्रॉन रुक जाए, लेकिन ये सिचुएशन अगर अप्लाई करते हैं तो ये स्थिति हो जाएगी कि न्यूट्रॉन अब क्या हो जाएगा, मंदित हो जाएगा। और ये सिचुएशन क्या कहती है कि दोनों के द्रव्यमान लगभग बराबर होने चाहिए। तो प्रश्न मेरा क्या था, मंदक पदार्थ का चयन आप किस प्रकार से करोगे। तो मंदक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो, तो ये इसका पैरामीटर हो गया। और ऐसे पदार्थ कौन से हैं, आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजनी नाभिक, क्योंकि न्यूट्रॉन हाइड्रोजनी नाभिक में 1H1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं D2O की, जिसको हम कहते हैं 1H2। तो 1H2 के नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और ये किसके द्रव्यमान के बराबर है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, इसीलिए मंदक पदार्थ के रूप में आप D2O का चयन करते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखोगे, वापस सुन लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर जिसमें न्यूट्रॉन क्या करता है, यूरेनियम को बांटता है, तोड़ता है, फिर आगे और न्यूट्रॉन निकलते हैं जिनका वेग तीव्र होता है। और अगर मैं नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया चाहिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चाहिए, उसके लिए जरूरी क्या है, न्यूट्रॉन का वेग कम हो, उसके लिए हम इस रिएक्टर में मंदक पदार्थ लेते हैं। तो हमारा प्रश्न होगा कि मंदक पदार्थ का हम चयन करें कैसे। तो
तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर दो समान द्रव्यमान के पिंडों में टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात दोनों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम कह देंगे कि मंदक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो, और ऐसा पदार्थ कौन सा आपके D2, जिसको हम ड्यूट्रियम या हाइड्रोजन नाभिक कह सकते हैं। तो बस यही लाइन मैंने लिखी, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या लिखा है? इस सिद्धांत का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक पदार्थ के चयन में, इंपॉर्टेंट लाइन सबसे, किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में तीव्र गति से गतिशील न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए उनकी टक्कर किसी मंदक नाभिक से की जाती है। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर न्यूट्रॉन तभी सर्वाधिक मंदित होगा जब मंदक नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर हो, इसीलिए मंदक के रूप में हाइड्रोजनी नाभिक यानी D2O का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पूरा बता दिया, और इसी के साथ हम लोगों ने इस लेक्चर में जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र सीखा है वो आप अच्छे से देखिए, टक्कर क्या होती है उसको समझिए, और दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन हमने एल फ्रेम में पूरा डिटेल में कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टक्कर यही होगी आपकी दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, लेकिन इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे, और आप देखोगे कि वहां पर हमें कुछ अलग प्रकार के निष्कर्ष मिलेंगे, और फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अगले 2-3 दिन में, ये 2-3 लेक्चर में ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से इस टॉपिक में से बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इस हिसाब से आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए। थैंक यू।